कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। करीब 2 घंटे बाद मेहंदी का फंक्शन लगभग ख़त्म होने वाला था। कई मेहमान जा चुके थे। निया अब थोड़ा थक गई थी। उसके हाथों में मेहंदी पूरी तरह लग चुकी थी, इसलिए वो कुछ भी खुद नहीं कर पा रही थी। तभी उसने धीरे से सम्राट को आवाज़ दी, भाई। सम्राट तुरंत उसकी तरफ आया। भूख लगी है, उसने बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा। मम्मा को बुला लीजिए ना, खाना खिलाने के लिए। उसकी बात सुनकर सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे रहते हुए मेरी बहन को किसी और के हाथ से खाना खाने की क्या ज़रूरत है? उसकी आवाज़ में वही अपनापन था जो सिर्फ निया के लिए निकला था। बैठ, मैं लाता हूँ। निया मुस्कुरा दी। सम्राट खुद स्टेज से नीचे उतरा और सीधे फूड सेक्शन की तरफ चला गया। वहाँ कई तरह के व्यंजन लगे हुए थे। उसने खुद ध्यान से प्लेट उठाई और एक एक चीज़ अपनी बहन की पसंद की रखने लगा। थोड़ा पास्ता, उसकी फेवरेट दही भल्ले, थोड़ा पनीर और साथ में जूस। वहाँ खड़े स्टाफ उसे खुद सर्व करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने इशारे से मना कर दिया। शायद कई सालों बाद उसे अपनी बहन के लिए खुद कुछ करने का मौका मिला था और वो उसे महसूस करना चाहता था। प्लेट लेकर जब वो वापस आया तो निया उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना बचपन उतर आया था। सम्राट उसके सामने बैठ गया और अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। इतनी भी बड़ी नहीं हुई तू, उसने हल्के से कहा। अब भी पहले जैसी ही है। निया हंस पड़ी। और आप भी, उसने खाना खाते हुए कहा। अब भी वैसे ही हो, बस थोड़ा ज़्यादा गुस्सैल हो गए हो। सम्राट हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी निया की नज़र इधर उधर घूमी। तभी अनुराग जी भी उसके पास आए। किसे ढूंढ रही हो बेटा? वेडिंग प्लानर को पापा, निया ने तुरंत कहा। वो चली गई, अनुराग जी ने शांत आवाज में कहा। उसके बेटे को स्कूल में चोट लग गई थी, अस्पताल जाना पड़ा उसे। यह सुनते ही सम्राट के चेहरे पर हल्की सख्ती उतर आई। मतलब? उसने सीधा पूछा। मेरी बहन का फंक्शन छोड़कर चली गई? उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें नाराज़गी साफ थी। अगर उसे अपना बच्चा ही संभालना था तो ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत क्या थी? अनुराग जी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम गलत सोच रहे हो सम्राट, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन के लिए पद जैसी हो। उन्होंने बेहद शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा। वो बहुत जिम्मेदार लड़की है। यहाँ का हर इंतजाम उसने अकेले संभाला है। इतनी मेहनत और परफेक्शन हर किसी में नहीं होती। सम्राट ने एक नज़र पूरे डेकोरेशन पर डाली। सचमुच हर चीज़ बेहद खूबसूरती से की गई थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। उसने धीमे से कहा। काम अच्छा किया है उसने। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की नाराज़गी थी। लेकिन उसे यहाँ रहना चाहिए था और अपने घायल बच्चे को अकेला छोड़ देती? अनुराग जी ने सीधा सवाल किया। सम्राट कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी अनुराग जी ने पास खड़ी एक लड़की को बुलाया। कविता जी सर, ये उसकी असिस्टेंट है। वो यहाँ का प्लान सब समझा कर गई थी उसे। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसे बुला लेंगे, लेकिन मैंने खुद उसे मना किया है वापस आने के लिए। फिर उन्होंने सम्राट की तरफ देखकर कहा, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे ज़रूरी उसका बच्चा है। निया ने भी तुरंत धीरे से कहा। हाँ भाई, और वो सच में बहुत अच्छी हैं, आपको पता है? निया हल्की मुस्कान के साथ बोली। उसने हर चीज़ इतने प्यार से की है, मुझे तो एक ही दिन में उससे लगाव हो गया। सम्राट चुप रहा, लेकिन उसकी नज़रें धीरे धीरे पूरे डेकोरेशन पर एक बार फिर घूमने लगी। सामने लगे सफ़ेद और पीले फूलों की सादगी, हर टेबल की परफेक्ट सेटिंग, लाइट्स का इतना सॉफ्ट और क्लासी इस्तेमाल, और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। जैसे ये सब किसी प्रोफेशनल दिमाग से नहीं, बल्कि किसी बेहद भावुक दिल से तैयार किया गया हो। कुछ पल के लिए सम्राट की आंखों के सामने 5 साल पुरानी वो रात घूम गई। होटल का वो हाल, सिया का हर छोटी चीज़ पर ध्यान देना, उसकी आंखों में काम के लिए वही जुनून, और फिर उसकी अचानक गायब हो जाना। सम्राट की सांस कुछ पल के लिए भारी हो गई। उसके मन में अनजाने ही एक ख्याल आया, अगर सिया होती तो शायद ऐसा ही कुछ करती। लेकिन अगले ही पल उसने हल्के से अपना सिर झटका। नहीं, उसने मन ही मन खुद से कहा। सिया यहाँ कैसे हो सकती है? उसके चेहरे पर हल्की कड़वाहट उतर आई।
5 साल बीत चुके थे। उसने दुनिया के हर कोने में उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर आज अचानक इस छोटे से शहर में, ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी लग रहा था। उसने खुद को संभाला और वापस निया की तरफ देखने लगा, जो अब भी बच्चों की तरह उससे बातें कर रही थी। दूसरी तरफ अगली सुबह लखनऊ की ठंडी हवा खिड़कियों से होकर सिया के छोटे लेकिन सुकून भरे घर में आ रही थी। सुबह के करीब 7 बजे थे। रसोई में चाय और पराठों की खुशबू फैल रही थी। सिया अपने कमरे के सामने लगे छोटे से आईने के सामने खड़ी थी। आज हल्दी का फंक्शन था, इसलिए उसने हल्दी थीम के हिसाब से हल्के पीले रंग का बेहद सिंपल लेकिन खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था। उसके खुले बाल हल्के हल्के लहराते हुए उसकी कमर तक आ रहे थे। चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप था, लेकिन उसकी सादगी ही उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसने जल्दी से अपनी घड़ी देखी और फिर बैग उठाते हुए बाहर आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ समर को नाश्ता खिला रही थी। मम्मा, समर ने उसे देखते ही खुश होकर आवाज़ लगाई। आज आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। सिया हंस पड़ी। अच्छा, वो उसके पास आकर बैठ गई। इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं? समर तुरंत सिर हिलाने लगा। बहुत ज़्यादा। उसकी माँ दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। मेरी नज़र ना लगे तुम दोनों को, उन्होंने प्यार से कहा। फिर सिया की तरफ देखकर बोली, बेटा आज भी बहुत काम रहेगा ना? हाँ माँ, सिया ने जल्दी से चाय खत्म की। आज हल्दी है, इसलिए सुबह से ही जाना पड़ेगा और दोपहर बाद मुझे अनुराग सर की कंपनी की तरफ से एक दूसरी इवेंट भी डेकोरेशन करने जाना है। उसकी माँ ने चिंता से पूछा, इतना काम अकेले कैसे करती है तुम? सिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी। माँ, सब मैनेज हो जाएगा, आदत सी हो गई है। तभी समर अचानक बोला, मैं भी चलूँगा। आप तो चल ही रहे हो जनाब। सिया ने उसके गाल खींचे। लेकिन आज शरारत नहीं करनी, प्रॉमिस। उसने तुरंत दोनों कान पकड़ लिए। थोड़ी देर बाद तीनों घर से निकल चुके थे। रास्ते भर समर कभी अपनी नानी से बातें करता, कभी खिड़की से बाहर झांकता। सिया बीच बीच में उसे देख लेती और उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती। वे जैसे ही अनुराग जी के घर पहुंचे, वहां पहले से काफ़ी हलचल शुरू हो चुकी थी। हल्दी फंक्शन की वजह से पूरे घर को पीले और सफ़ेद फूलों से सजाया जा रहा था। सजावट ठीक कर रहा था तो कोई मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था देख रहा था। पूरे घर में हल्दी और ताज़े फूलों की मिलीजुली खुशबू फैली हुई थी। इसी बीच ऊपर अपने कमरे से सम्राट नीचे उतरा। आज उसके हल्के पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जिसके साथ सफ़ेद पायजामा उसकी पर्सनालिटी को और भी आकर्षक बना रहा था। रात भर की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, क्योंकि आज उसकी बहन की हल्दी थी। जैसे ही वो नीचे आया, नीलिमा जी की नज़र उस पर पड़ी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी नज़र ना लगे, उन्होंने प्यार से कहा। सम्राट हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कभी माँ की भी नज़र लगती है बच्चे को। तभी निया भी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। भाई, वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सम्राट ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। तेरे ससुराल वालों को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ बच्चा, पहली बार इंडिया आ रहे हैं और फिर होटल की सारी अरेंजमेंट भी मुझे ही देखनी है। निया के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। मतलब आप खुद उन्हें रिसीव करोगे? हाँ, सम्राट हल्का हंसा। मेरी बहन के लोग हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। निया की आंखें भर आई। वो अचानक उससे लिपट गई। आई लव यू भाई। सम्राट ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू टू मेरा बच्चा। फिर उससे थोड़ा पीछे हटकर कहा, अब जल्दी से तैयार हो जा, जब तक मैं लौटूंगा मेरी बहन सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। रिया मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद सम्राट अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में सिया भी अपने घर से निकल चुकी थी। आज उसने हल्दी थीम के हिसाब से हल्के पीले और सफ़ेद रंग का बेहद खूबसूरत सूट पहना हुआ था। उसके बाल आधे खुदे थे और कानों में छोटे से झुमके उसकी सादगी को और खूबसूरत बना रहे थे। पीछे सीट पर समर अपनी नानी के साथ बैठा लगातार बाहर झांक रहा था। मम्मा, उसने उत्साहित होकर कहा, आज वहाँ फिर बहुत सारे फूल होंगे? सिया मुस्कुरा दी। हाँ भावा, बहुत सारे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी अनुराग जी के बंगले के बाहर रुकी। जैसे ही सिया गाड़ी से नीचे उतरी, अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे आसपास कुछ ऐसा हो जो उसके बहुत करीब हो।
कोई एहसास, कोई याद। उसकी नज़र अनजाने में पूरे घर के बाहर घूम गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। क्या हो गया मुझे, उसने मन ही मन कहा और समर का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही हमेशा की तरह वो अपने काम में लग गई। पूरा हल्दी एरिया किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। चारों तरफ पीले और सफ़ेद फूलों की लड़ियां लगी थी। बीच में बना गोल स्टेज गेंदा और मोंगरे से सजा हुआ था। उसके ऊपर सफ़ेद फूलों का खूबसूरत झूमर लटक रहा था। आसपास रखे छोटे छोटे मिट्टी के दिए और पीले कुशन्स ने पूरे माहौल को बेहद रॉयल लेकिन सुकून भरा बना दिया था। सिया हर छोटी चीज़ खुद चेक कर रही थी, कहीं फूलों की पंखुड़ियाँ ठीक करवाना, कहीं पर्दों की फोल्डिंग सही करवाना। वो अपने काम में इतनी खो जाती थी कि दुनिया भूल जाती थी। तभी पीछे से निया की खुशी भरी आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग। सिया पलटी तो कुछ पल उसे ही देखती रह गई। निया आज सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्के पीले रंग के लहंगे में उसका चेहरा किसी नई दुल्हन की तरह चमक रहा था। उसके बालों में लगे सफ़ेद फूल उसे और भी प्यारा बना रहे थे। ओ माय गॉड, निया चारों तरफ देखते हुए बोली, ये सब तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। सिया हल्का सा मुस्कुरा दी, आप डे बाय डे और भी खूबसूरत डेकोरेशन करती जा रही हैं। निया अचानक उसके पास आ गई। कल मैं आपको अपने भाई से मिलवाना चाहती थी, उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन आप समर की वजह से चली गईं। समर का नाम सुनते ही सिया का चेहरा नरम पड़ गया। अब तो वो ठीक है ना, उसने धीरे से कहा। तो आज मिलवा दो ना, सिया ने सामान्य रहने की कोशिश करते हुए कहा। जाने क्यों उसके दिल में अचानक हल्की घबराहट उठी थी। निया तुरंत हंस पड़ी। आज भैया कहाँ फ्री हैं, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। सुबह सुबह मेरे ससुराल वालों को लेने गए हैं, अभी तो वो उनकी खातिरदारी में लगे होंगे। ये कहकर उसने हंसते हुए सिया के साथ हाई फाई किया। सिया भी मुस्कुरा दी, लेकिन जाने क्यों उसके दिल की धड़कन कुछ पल के लिए तेज हो गई थी। तभी पीछे से अनुराग जी की आवाज़ आई, सिया बेटा। जी सर, तुम्हें एक ज़रूरी काम से जाना होगा, मैंने बताया था ना। सिया तुरंत उनकी तरफ मुड़ी। अनुराग जी थोड़े असहज लगे। मिस्टर सिंघानिया का फ़ोन आया था, आज उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि डेकोरेशन तुम ही करो। सिया कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने आगे कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुम यहाँ बिजी हो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। पुराने दोस्त हैं, उनकी बात टाल भी नहीं सकता बेटा। निया तुरंत नाराज होकर बोली, नो पापा, आज दी कहीं नहीं जाएंगी, मुझे ये अपनी हल्दी में चाहिए। अनुराग जी मुस्कुराए, अरे बच्चा, अभी तो हल्दी शुरू भी नहीं हुई। फिर प्यार से बोले, और अभी तुम्हारा भाई भी तो हल्दी लेकर नहीं आया, दूल्हे की हल्दी के बिना रस्म कैसे शुरू होगी। निया थोड़ा शांत हुई, लेकिन फिर भी मुंह फुलाकर बोली, लेकिन जल्दी वापस आना पड़ेगा। सिया हल्का हंस पड़ी। आ जाऊंगी, उसने प्यार से कहा। फिर उसकी नज़र कुछ पल के लिए पूरे हल्दी सेटअप पर गई। सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी उसके दिल में कहीं अजीब सी बेचैनी अब भी बनी हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत बार बार उसे उसी इंसान के करीब ला रही है जिससे दूर भागने के लिए उसने 5 साल पहले पूरा शहर छोड़ दिया था। और शायद आज भी अगर वो कुछ देर और वहाँ रुक जाती तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। सिया जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स और ज़रूरी सामान समेट रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि वो निया की हल्दी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन काम भी ज़रूरी था। उसने एक बार पीछे मुड़कर पूरे हल्दी एरिया को देखा। पीले फूलों से सजा वो आंगन किसी सपने जैसा लग रहा था। हर कोनों में उसकी मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। तभी समर दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके पैरों में लिपट गया। मम्मा, आप फिर जा रहे हो? उसकी मासूम आवाज़ सुनते ही सिया का दिल हल्का सा भर आया। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गई और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, बस थोड़ा सा काम है बच्चा, फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। समर मुस्कुरा दिया, लेकिन तुम बिल्कुल भी शरारत मत करना। तभी सिया की माँ उसके पास आई। तू चिंता मत कर बेटा, समर मेरे पास रहेगा। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। जाने क्यों उसका मन बार बार कह रहा था कि आज कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन उसने उस एहसास को नज़रअंदाज किया और जल्दी से बाहर निकल गई। उसकी गाड़ी बंगले से बाहर निकल चुकी थी और उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में सम्राट एक बेहद आलीशान होटल के बाहर अपनी गाड़ी से उतरा।
होटल का नाम था द रॉयल क्राउन ग्रैंड। ये लखनऊ के सबसे बड़े और शाही होटलों में से एक था। पूरे होटल के खास मेहमानों के स्वागत के लिए सजाया गया था। बाहर खड़े स्टाफ ने झुककर सम्राट का स्वागत किया। सम्राट ने अंदर कदम रखा तो सामने वीरेन अपने माता पिता के साथ खड़ा दिखाई दिया। वीरेन लम्बा, बेहद स्मार्ट और शांत व्यक्तित्व का इंसान था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सादगी थी। सम्राट को देखते ही वो मुस्कुरा उठा। फाइनली उसने आगे बढ़कर सम्राट को गले लगाया। मिस्टर बिजी बिजनेसमैन को टाइम मिल ही गया। सम्राट हल्का हंस पड़ा। मेरी बहन की शादी है, नहीं आता क्या? तभी वीरेन की माँ आगे बढ़ी। तो आप हैं सम्राट? इनके चेहरे पर अपनापन था। निया ने आपके बारे में बहुत बताया था। सम्राट ने झुककर सम्मान से उनके पैर छुए। कैसी हैं आंटी जी? अब तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने प्यार से कहा। इतना अच्छा इंतज़ाम जो किया है तुमने। फिर धीरे धीरे सब लोग बातचीत में लग गए। सम्राट हर छोटी चीज़ खुद देख रहा था। कौन सा कमरा किसके लिए है, मेहमानों की सुविधा ठीक है या नहीं, खाने की व्यवस्था सही है या नहीं, सब कुछ उसे देखकर साफ समझ आता था कि वो अपनी बहन की शादी को लेकर कितना भावुक और जिम्मेदार था। कुछ देर बाद बीरेन की हल्दी की रस्म शुरू हुई। होटल के बड़े से लॉन में पीले फूलों और सफ़ेद पर्दों से बेहद खूबसूरत सेटअप बनाया गया था। बीरेन के दोस्त लगातार उसे चिढ़ा रहे थे और उसके चेहरे पर हल्दी लगा रहे थे। पहली बार सम्राट के चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो अपनी बहन की खुशी को महसूस कर रहा था। तभी बीरेन की माँ ने हल्दी की थाली उसकी तरफ बढ़ाई। ये निया के लिए, उन्होंने प्यार से कहा। सम्राट ने बेहद संभाल कर वो थाली हाथों में ले ली। उसके चेहरे पर एक अलग ही नरमी उतर आई। मेरा बच्चा बहुत खुश हो गया आज, उसने धीमे से कहा। करीब 1 घंटे बाद सम्राट उसी हल्दी की थाली को लेकर अनुराग जी के बंगले में पहुंचा। जैसे ही उसकी गाड़ी अंदर जाकर रुकी, पूरा घर एक बार फिर चहल पहल से भर गया। सबको पता चल चुका था कि निया का भाई हल्दी लेकर आया है। सम्राट हाथ में हल्दी की थाली लिए तेजी से अंदर बढ़ रहा था कि तभी अचानक सामने से भागता हुआ छोटा सा समर उससे टकरा गया। ओह! छोटा सा शरीर सीधा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। सम्राट तुरंत घबरा गया। अरे! उसने बिना 1 सेकंड गवाए जल्दी से समर को उठाया। बच्चा, लगी तो नहीं आपको? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। समर पहले तो थोड़ा सहम गया, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से गर्दन हिलाई। तभी पीछे से सिया की माँ भागती हुई आई। अरे बेटा, सॉरी, उन्होंने घबरा कर कहा। ये ऐसे ही खेलते खेलते भाग रहा था, आपकी कोई गलती नहीं है। सम्राट तुरंत सम्मान से उनकी तरफ मुड़ा। नहीं आंटी जी, उसने बेहद नरमी से कहा। गलती मेरी है, मुझे ध्यान से चलना चाहिए था। उसके व्यवहार में इतना सम्मान था कि सिया की माँ कुछ पल उसे देखती रह गई। इतने बड़े घर का लड़का होकर भी उसके अंदर जरा सा घमंड नहीं था। तभी समर ने धीरे से अपना घुटना पकड़ा। सम्राट की नज़र तुरंत वहां गई। स्कूल वाली चोट हल्की सी फिर खुल गई थी और थोड़ा सा खून निकल आया था। ओह सिट! सम्राट के चेहरे पर चिंता उतर आई। उसने तुरंत समर को अपनी गोद में उठा लिया। चलो चैंप, डॉक्टर अंकल बनते हैं। समर उसकी तरफ देखने लगा। शायद पहली बार किसी अजनबी के लिए उसे इतना अपनापन महसूस हुआ था। सम्राट धीरे अंदर अपने कमरे में गया, जहां उसका मेडिकल बॉक्स रखा था। उसने बेहद सावधानी से समर को बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ा सा जलेगा, उसने प्यार से कहा, लेकिन मेरा ब्रेव बॉय रोएगा नहीं, ठीक? समर ने तुरंत छोटे बच्चे वाली बहादुरी दिखाते हुए गर्दन हिला दी। सम्राट हल्का मुस्कुरा दिया। उसने बहुत प्यार से कॉटन से उसका घाव साफ किया। बीच बीच में फूंक भी मारता जा रहा था ताकि बच्चे को दर्द कम हो। समर लगातार उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार किसी पुरुष के लिए वैसा भरोसा उतर रहा था जैसा बच्चे अपने पिता में महसूस करते हैं। आप डॉक्टर हो? समर ने मासूमियत से पूछा। सम्राट हंस पड़ा। नहीं, लेकिन अपने लोगों का ख्याल रखना आता है। फिर उसने प्यार से उसके घुटने पर छोटी सी पट्टी बांधी। हो गया इतना जल्दी? समर ने हैरानी से पूछा। क्यों, और दर्द चाहिए था? सम्राट ने मजाक किया तो समर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बाहर से तभी पंडित जी की आवाज़ आई। मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, दुल्हन को हल्दी लगाइए। नीचे बैठे सब लोग निया को देख रहे थे, लेकिन निया की नज़रें लगातार दरवाजे की तरफ थी। पापा, उसने धीरे से कहा।
दी नहीं आई। अनुराग जी ने तुरंत फ़ोन निकाला और सिया को कॉल किया। उधर सिया किसी डेकोरेशन को फाइनल टच दे रही थी। हेलो सर, बेटा हल्दी का मुहूर्त हो रहा है। सिया हल्का परेशान हो गई। सर बस आधा घंटा और, यहाँ थोड़ा काम बाकी है। अनुराग जी ने एक नज़र निया की तरफ देखा जो उदास होकर बैठी थी। उन्होंने मन मार कर कहा, ठीक है बेटा, तुम आ जाना, यहाँ रस्म शुरू करनी पड़ेगी वरना मुहूर्त बीत जाएगा। जी सर। कॉल कट गया। तभी पीछे खड़े सम्राट ने पूछा, किसका फ़ोन था? अनुराग जी ने सहजता से कहा, समर की माँ का। सम्राट का ध्यान तुरंत अपनी गोद में बैठे बच्चे की तरफ गया। यही है वो बच्चा। हाँ, अनुराग जी मुस्कुराए, जिसकी वजह से कल वेडिंग प्लानर को सहना पड़ा। सम्राट कुछ पल चुपचाप समर को देखता रहा। बच्चा उसकी शर्ट का बटन पकड़कर खेल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल मासूम थी। सम्राट के चेहरे पर अनजाने ही नरमी उतर आई। उसने धीरे से उसके गाल को चूम लिया। इतना प्यारा बच्चा है। उसकी आवाज़ बेहद धीमी और भावुक हो गई। इसके लिए तो कोई भी अपना काम छोड़ सकता है। फिर उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, वो वेडिंग प्लानर इसकी माँ है ना? अनुराग जी ने सिर हिलाया। बहुत अच्छी माँ है। सम्राट की नज़रें फिर समर पर टिक गई। जाने क्यों उसे इस छोटे से बच्चे से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस बच्चे को वो अपनी गोद में लिए बैठा है वो उसकी अपनी ही दुनिया का हिस्सा है। हल्दी की रस्म आखिर शुरू हो चुकी थी। पूरे आंगन में ढोलक की थाप और औरतों की हंसी गूंज रही थी। पीले फूलों से सजा वो बड़ा सा आंगन किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। बीच में निया बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर दुल्हन वाली चमक साफ दिखाई दे रही थी। हाथों में कल की मेहंदी अब और गहरी हो चुकी थी और आज हल्दी की जगह से उसकी खूबसूरती जैसे और भी निखर आई थी। तभी पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब भाई हल्दी लगाएंगे। सबकी नज़रें एक साथ सम्राट की तरफ चली गई। सम्राट कुछ पल अपनी बहन को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी नरमी उतर आई थी जो शायद दुनिया में सिर्फ निया के लिए थी। उसने धीरे से हल्दी अपनी उंगलियों में ली और बहुत प्यार से निया के गाल पर लगाया। हमेशा खुश रहे। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन उसने इतना प्यार था कि निया की आंखें तुरंत भर आई। भाई, वो बस इतना ही बोल पाई। सम्राट हल्का मुस्कुराया और इसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। रोना नहीं है, उसने बच्चों की तरह समझाया, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। आसपास खड़े लोग हंस पड़े लेकिन निया सच में खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने अचानक सम्राट का हाथ पकड़ लिया। आप ना होते, उसकी आवाज़ भर्रा गई, तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती। सम्राट की आंखें हल्की नम हो गई। उसने तुरंत उसका चेहरा ऊपर किया। पागल लड़की, उसने प्यार से कहा, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा। तभी पीछे से ढोल की आवाज़ तेज हो गई और किसी ने गाना चला दिया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। पूरा माहौल जैसे और भावुक हो गया। निया मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और सम्राट का हाथ पकड़कर उसे खींच ले आई। आज आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा, उसने बच्चों की तरह जिद की। सम्राट हल्का हंस पड़ा। मैं डांस नहीं करता लेकिन आज करना पड़ेगा। निया ने उसकी बाह पकड़ ली। अगले ही पल दोनों धीरे धीरे गाने की धुन पर झूमने लगे। सम्राट की आंखों में बार बार निया का बचपन घूम रहा था। छोटी सी निया जो हर जगह उसके पीछे घूमती थी, जो उसके बिना खाना तक नहीं खाती थी, और आज वही लड़की शादी करके उससे दूर जाने वाली थी। शायद इसलिए उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक दर्द भी साफ महसूस हो रहा था। तभी अचानक समर भागता हुआ आया। मुझे भी हल्दी लगानी है, उसकी तोतली आवाज़ सुनते ही सब हंस पड़े। निया तुरंत नीचे झुक गई। आओ बाबा, उसने प्यार से कहा। समर ने अपनी छोटी सी उंगलियों से हल्दी ली और पूरे उत्साह से निया के गाल पर लगा दिया। अब आप येलो बन गए, उसने मासूमियत से कहा तो निया खिलखिलाकर हंस पड़ी। और तुम मेरे सबसे क्यूट गेस्ट हो। समर खुश होकर ताली बजाने लगा। फिर अचानक उसने सम्राट की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मुझे गोद दी। सम्राट बिना सोचे उसे अपनी गोद में उठा चुका था। अब तक जैसे वो बच्चे में पूरी तरह घुल मिल गया था। समर भी बिल्कुल उसके साथ सहज हो चुका था। मुझे भूख लगी, उसने मासूमियत से कहा। अच्छा, सम्राट ने उसकी नाक दबाई। तो चलो मेरे साथ खाना खाते हैं, और आइसक्रीम भी।
ओहो, जनाब की डिमांड्स तो बहुत बड़ी है। समर हंस पड़ा और अपनी छोटी छोटी बाहें सम्राट की गर्दन पे डाल दी। दूर खड़ी सिया की माँ ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हैरानी और सुकून दोनों थे। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी अजनबी आदमी को समर के साथ इतना अपनापन रखते देखा था। समर ऐसा बच्चा नहीं था जो किसी अजनबी से इतना जल्दी घुल जाए, लेकिन वो सम्राट के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल गया था। वो धीरे से उनके पास आई। बेटा, उन्होंने संकोच से कहा, इसे मुझे दे दीजिए, आपको परेशान कर रहा होगा। सम्राट तुरंत उनकी तरफ मुड़ा। अरे नहीं आंटी जी, उसकी आवाज़ में बेहद सम्मान था। परेशानी कैसी, इतना प्यारा बच्चा है। उसने मुस्कुरा कर समर के बाल बिगाड़े। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, फिर उसने मजाक में कहा। वैसे भी अब मेरा दोस्त बन चुका है ये। समर तुरंत बोला, बेस्ट फ्रेंड? सम्राट हंस पड़ा। हाँ, बेस्ट फ्रेंड। ना जाने क्यों उसके दिल में इस बच्चे के लिए एक अलग ही अपनापन पैदा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से उसे जानता हो। जब भी समर हंसता, उसके चेहरे पर खुद ब खुद उसकी मुस्कान आ जाती। जब वो उसे पकड़ता तो सम्राट के अंदर अजीब सा सुकून उतर जाता। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन सिया अब तक वापस नहीं आई थी। निया बीच बीच में दरवाजे की तरफ देख लेती। पापा, उसने धीरे से पूछा। दी अभी तक नहीं आई। अनुराग जी ने घड़ी देखी। शायद काम में फंस गई होगी बेटा। सम्राट ये सब सुन चुका था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहली जैसी नाराज़गी नहीं थी। शायद समर के साथ वक्त बिताने के बाद वो उस अनजान वेडिंग प्लानर को थोड़ा समझने लगा था। अगर वो इतनी दूर काम कर रही है, उसने धीरे से कहा, तो ज़रूर कोई मजबूरी होगी। अनुराग जी हल्का मुस्कुराए। मैंने कहा था ना, वो बहुत जिम्मेदार लड़की है। हल्दी की रस्म धीरे धीरे खत्म होने लगी। मेहमान जाने लगे। निया को अंदर ले जाया गया ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। समर अब तक पूरी तरह से सम्राट के साथ चिपक चुका था। कभी उसकी घड़ी से खेलता, कभी उसकी शर्ट का बटन पकड़ता, कभी उसके बाल खींच देता, और हर बार सम्राट सिर्फ हंस देता। अब तो ये आपका छोड़ने वाला नहीं, नीलिमा जी ने मुस्कुरा कर कहा। कोई बात नहीं, सम्राट ने बेहद प्यार से समर को अपनी बाहों में संभालते हुए कहा। मुझे भी इसकी आदत हो रही है। शाम होने लगी थी, तभी सिया की माँ ने कहा, बेटा अब हमें भी निकलना चाहिए। सम्राट तुरंत बोला, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, प्लीज़ आंटी जी, उसने सम्मान से कहा, इतना तो कर ही सकता हूँ। आखिर में वो दोनों को अपनी गाड़ी से छोड़ने निकल पड़ा। पूरे रास्ते समर उसकी गोद में बैठा लगातार बातें करता रहा। आप मुंबई में रहते हो? हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी। मुझे भी ले चलोगे? सम्राट हल्का हंस पड़ा। ज़रूर, प्रॉमिस, पक्का वाला। समर खुश होकर उसके गाल पर किस कर बैठा। उस एक पल में सम्राट जैसे भीतर तक पिघल गया। उसने अनजाने में बच्चे को और करीब कर लिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी सिया के घर के बाहर जाकर रुकी। सम्राट ने खुद उतरकर दरवाज़ा खोला। थैंक यू बेटा, सिया की माँ ने प्यार से कहा। ऐसा मत कहिए आंटी जी, सम्राट ने सम्मान से जवाब दिया। फिर उसने समर की तरफ देखा, जो अब भी उसका हाथ पकड़े था। बाय चंप, फिर मिलोगे? समर ने मासूमियत से पूछा। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा। जाने क्यों उसके दिल में हल्की सी टीस उठी। हाँ, उसने बहुत नरमी से कहा, ज़रूर मिलूँगा। समर आखिर अपनी नानी के साथ अंदर चला गया। सम्राट कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर वो वापस गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कुछ पीछे छूट रहा हो, बहुत कुछ अपना। उसने अनजाने में रियरव्यू मिरर में देखा। उसी पल सामने वाली सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़की जल्दी जल्दी उतर रही थी। उसके खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसने हल्का पीला सूट पहना हुआ था और हाथों में कुछ फाइल थी। सम्राट की सांस एक पल के लिए अटक गई। जाने क्यों उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे सिर्फ लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी दिल अजीब तरह से बेचैन हो रहा था। उसने तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर उतरा। उसकी धड़कनें अब इतनी तेज हो चुकी थी कि खुद उसे अपने सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म अचानक फिर से ताज़ा हो गया हो, और वो सिया की तरफ बढ़ने लगा।
आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।